नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर। मैं हूं सत्यम। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम शुरुआत करने वाले हैं गद्य खंड की और एक शानदार कहानी की। और इस गद्य खंड की शुरुआत के साथ साथ आज से हमारे जो गद्य के चैप्टर हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी श्रृंखला के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं एक शानदार सा चैप्टर जिसका नाम है मंत्र। मूलतः ये जो चैप्टर है बेटा, ये जो कहानी है, ये मानसरोवर से ली गई है, जिसको लिखा था प्रेमचंद जी ने। प्रेमचंद जी की कहानियों का जो सारा संकलन है वो मानसरोवर के अंदर है। ठीक है, तो इसके 8 या 9 भाग कहे जाते हैं और एक शानदार कहानी संग्रह है। अगर कभी टाइम मिले तो पढ़िएगा बच्चों, क्योंकि अब एग्जाम के बाद गर्मियों की छुट्टी तो आने ही वाली है। तो क्या करेंगे, तो अच्छी अच्छी कहानियां पढ़िए, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखिए। तो इस तरीके से बेटा ये तो था कहानी का परिचय। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इन सारी चीज़ों को जाना। तो आइए हम समझते हैं कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं और क्या करने वाले हैं आगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे लेखक परिचय की। ठीक है, सॉरी, कभी नहीं, लेखक, लेखक कहानी का लेखक होता है, इसलिए लेखक परिचय को जानेंगे और पाठ के सारांश को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर दो चीज़ों की बात करेंगे कि लेखक कौन है कहानी के, और किस तरीके से ये जो पाठ है वो हमें क्या क्या सिखाता है, पाठ का महत्व क्या है। ठीक है, चलिए बच्चा आगे बढ़ते बात करते हैं सबसे पहले लेखक परिचय की। तो इस पाठ के जो लेखक हैं वो है मुंशी प्रेमचंद, जो अपने समय के उत्कृष्ट कहानीकार और उपन्यासकार कहे जाते हैं। ठीक है, और यही नहीं, देखिए इनकी जो शुरुआत होती है कहानियों की, इनकी जो कहानी लिखने की शैली है ना, उसमें मानवीय समाज का जो चित्रण है वो यथार्थ चित्रण है। जो आदमी दर्द झेलता है, जो आदमी की सामाजिक स्थितियां हैं, चाहे वो नारी वर्ग की वेदना हो या अत्यंत जो मध्यम वर्ग आता है, अत्यंत जो निम्न वर्ग आता है, उनकी सारी समस्याएं उनकी कहानियों के अंदर हमें सारी चीज़ों का देखने को मिलता है। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से हमें जो सारी चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं। ऐसा लगता है कि साक्षात ये सारी चीज़ें जो हैं वो लेखक ने अपने ऊपर झेली है। ठीक है, अब मुंशी प्रेमचंद उर्दू में भी लिखा करते थे, जिनमें उर्दू में जब वो रचना किया करते थे तो उनका नाम था नवाब राय। ठीक है, इस नाम से रचना किया करते थे। जैसे सोज़े वतन एक प्रसिद्ध रचना हुई, जिसे उन्होंने स्वतंत्र संग्राम के दौरान लिखा था, मतलब उस दौर में लिखा था जब साहित्य को एक माध्यम बना लिया गया था अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए। तो उस समय उस कहानी को लिखा गया था और बहुत शानदार कहानी थी। उसको बाद में जब्त कर लिया गया। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज इस तरीके का साहित्य प्रकाशित नहीं होना देना चाह रहे थे, लेकिन मस्त कहानी थी, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं लेखक की रचनाओं की। तो यहाँ पर जब हम रचनाओं की बात करते हैं तो मुंशी प्रेमचंद एक बहु प्रतिभा संपन्नशाली व्यक्ति हुआ करते थे। तो बहुत सारी चीजें इन्होंने लिखी, जैसे उपन्यास के अंदर गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, ठीक है, गबन, प्रेमाश्य, निर्मला, वरदान, कायाकल्प और प्रतिज्ञा जैसे बड़े बड़े उपन्यास लिखे। ठीक है, सारे के सारे उपन्यास प्रसिद्ध भी हैं। और देखो, कहानी संग्रह की यदि बात करें तो प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी, जिनमें से नवनिधि, प्रेम पचीसी, ठीक है, प्रेम सदन, मानसरोवर, सप्त सरोज, प्रेम चतुर्थी आदि जो कहानियां हैं वो प्रसिद्ध हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नाटक भी कुछ लिखे, कुछ निबंध भी लिखे। तमाम तरीके की चीजें जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ना बेटा, अगर कहानियों का शौक तुम्हें है तो तुम दो काम कर सकते हो। एक तो ये है कि कहानी खरीद, वो बुक आती है कहानी की बुक ले लो और पढ़ते रहो। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि दूरदर्शन पर ना इन सारे लेखकों की सीरीज है। ठीक है, देखो प्रेमचंद की कहानियों की अलग सीरीज है। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियों की अलग सीरीज है। ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है, आप चाहें तो देख सकते हैं उन सारी चीजों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कहानी को। तो देखिए बेटा, सबसे पहले भाषा शैली वगैरह की बात करते हैं तो बहुत मस्त भाषा शैली रही। अब बात करते हैं कहानी के सारांश की। तो देखो बेटा, कहानी का सारांश बस इस बात को दर्शाता है कि मानवीय संवेदनाएं किस तरीके से काम करती हैं। एक तरफ एक व्यक्ति है जो आपके साथ बुरा व्यवहार करता है या किसी व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार करता है, और जब वो संकट में होता है तब वही व्यक्ति जो है वो उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। तो इस तरीके से हमें मानवीय संवेदनाओं का ताना बाना दिखाई देने का एक दृश्य मिलता है। साथ ही साथ हमें ये भी समझ में आता है कि किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति जो होती है वो उसकी संतान होती है। तो तमाम तरीके से कहानी को इस तरीके से रचा बुना गया है। आइए बच्चा, बात करते हैं कहानी की ओर, बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो देखिए, कहानी में ना सबसे पहले जो पार्ट आता है वो ये होता है कि पात्रों को बताया जाता है। तो इसी क्रम में एक पात्र है डॉक्टर चड्डा। डॉक्टर चड्डा जो है वो अपने क्षेत्र के बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। सारी चीजें जो है बड़े शानदार तरीके से करते हैं, बड़े नामी ग्रामी डॉक्टर हैं और लोग उनके पास ना उनका नाम सुनकर जाते हैं। ठीक है, और भाई इसके साथ साथ वो समय के भी बड़े पाबंद हैं। उन्हें जो काम करना है वो तभी करते हैं। जैसे उनका नियम है कि भाई शाम को गोल्फ खेलने जाते हैं, तो इसी क्रम में ना वो गोल्फ खेलने जा रहे होते हैं। ठीक है, अब इस क्रम में देखो, कहानियों के अंदर ना सबसे पहले उसके कैरेक्टर्स बताए जाते हैं। जैसे डॉक्टर चड्डा के बारे में बताया गया कि बहुत स्ट्रिक्ट टाइप के आदमी, बहुत वक्त पाबंद आदमी है। ठीक है,
इसी से विपरीत एक व्यक्ति के विषय में और बताया गया कहानी में। जब कहानी आगे बढ़ती है कि भाई जब डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने जा रहे होते हैं, उसी क्रम में होता क्या है कि एक जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो अपने बेटे को डोली में लेके आता है। डोली समझते हैं? होता क्या था, देखो चित्र बनाता हूँ, हंसना मत, ठीक है। होता क्या था कि जब बहुत पुराने स्थिति में, ठीक है, इस तरीके से दो लोग होते थे, ठीक है, ऐसा यहाँ कोई बैठने के लिए जगह होती थी और ये डोली हुआ करती थी। यहाँ भी एक आदमी हुआ करता था, ठीक है, जो डोली को खींचता था, ठीक है, ऐसे करके। और यहाँ भी एक आदमी होता था, वो भी डोली को खींचता था, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो होता क्या है कि पुराने समय में बहुत ज़्यादा साधन नहीं हुआ करते थे। जब ये कहानी लिखी गई होगी तब उस तरीके का वातावरण ऐसा रहा होगा कि बहुत ज़्यादा साधन नहीं थे। तो इसी साधनों के अभाव में एक बूढ़ा व्यक्ति जो है वो अपने बेटे को लेकर डॉक्टर साहब के पास आता है और उनसे प्रार्थना करता है कि बहुत बीमार है, आप एक बार इसको देख लीजिए, इसके दवा कर दीजिए, ठीक है। पर डॉक्टर साहब जो होते हैं वो बड़े ही नियम के पक्के होते हैं, बड़े ही कड़क होते हैं। वो ये कह देते हैं कि अभी तो मेरा गोल्फ खेलने का टाइम है, आप कल सुबह आके दिखाइएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो जाना ही है। इस तरीके से जो है डॉक्टर साहब बूढ़े भगत को वहां से भगा देते हैं, ठीक है। बूढ़ा भगत भी उनके इस अमानवीय व्यवहार को देखकर जो है वो सन्न रह जाता है कि भाई किसी का बच्चा मर रहा है और एक डॉक्टर ये बोल रहा है कि नहीं नहीं अब तो तुम कल आना है, ठीक है। तो इस तरीके से इस व्यवहार को देखकर जो है वो जो भगत होता है, जो उसका पिता होता है, वो बड़ा दुखी होता है, ठीक है। कहानी आगे बढ़ चलती है और वो बूढ़ा भगत जो है अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है, ठीक है। अब इसी क्रम में होता ये है कि जब कहानी आगे बढ़ती है तो हमें पता चलता है कि बूढ़ा जो भगत था बेटा, डॉक्टर चड्ढा के इस व्यवहार से जो बूढ़ा भगत था उसका सातवां बेटा भी, यानी कि सबसे आखिरी औलाद जो थी वो दम तोड़ दी थी, यानी कि वो बेटा भी मारा जाता है। अब भगत जो होते हैं उनके घर में कोई भी संतति नहीं बचती है, कोई भी बच्चा जो होता है वो नहीं बचता है, केवल पति और पत्नी, बूढ़े पति और पत्नी बचते हैं और इस तरीके से वो अपना जीवन काटने लगते हैं। आगे होता यह है कि समय का पहिया फिर घूमता है। एक तरफ जहां भगत के घर में अब सूनापन था, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर चड्ढा के घर में कैलाश का जन्म होता है। कैलाश उनका प्यारा बच्चा होता है और इकलौता बच्चा होता है, ठीक है। कैलाश जो है जब 20 साल का होता है तो देखो वो भी अपनी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। चड्ढा जो है, डॉक्टर चड्ढा जो है हमारे, वो बढ़िया शानदार पार्टी देते हैं। और देखो डॉक्टरों के पास रुपया पैसा तो शानदार होता ही है, ठीक है। तो उसका बढ़िया भव्य आयोजन किया जाता है, पार्टी वार्टी दी जाती है, ठीक है। और इसी क्रम में एक ऐसी घटना घटती है कि जो पूरी कहानी का रुख पलट देती है। अब वो घटना क्या है तो आइए समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है कि डॉक्टर चड्ढा का जो पुत्र होता है कैलाश, उसे गली गली मतलब सांपों से बड़ा प्रेम होता है। वो जो है वो हर बार कहीं ना कहीं सांपों के बारे में कोई जानकारी इकट्ठी करना, तरह तरह सांपों को अपने पास इकट्ठा करना, जड़ी बूटियों की जानकारी इकट्ठी करना, इन तमाम तरीके के कामों को करने में बड़ा रोचक रहता है, बड़ा ही इंटरेस्टेड रहता है, ठीक है। तो इसी क्रम में होता यह है कि एक बार उसकी 20वां बर्थडे होता है, यानी कि 20th बर्थडे होता है और उस बर्थडे पार्टी को वो ऑर्गेनाइज करते हैं। बढ़िया शानदार तरीके से बर्थडे पार्टी चल रही होती है। इसी क्रम में जो होता है कि उसी के साथ पढ़ने वाली एक सहपाठी होती है मृणालिनी, ठीक है। तो मृणालिनी क्या करती है कि कैलाश को बोलती है कि सांप दिखाओ, ठीक है। और कैलाश पहले मना करता है, फिर उसके दोस्त भी उस पर प्रेशर बनाते हैं कि नहीं नहीं आपको तो दिखाना ही पड़ेगा ये वो, और इस तरीके से बाद में कैलाश जो है वो सांप दिखाने को मान जाता है, ठीक है। अब जब कैलाश सांप दिखाने को मान रहा होता है तो सांप दिखाते 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 ये कंडीशन आ जाती है कि एक बार क्या होता है कि कैलाश इस बात को यह कहकर मना कर देता है कि देखो भीड़ भाड़ बहुत है, सांप दिखाने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। पर मृणालिनी इसको हट समझ लेती है कि भाई नहीं नहीं ये तो दिखाना ही नहीं चाह रहा है, ठीक है। तो बातचीत करते 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 इस तरीके से कैलाश सांप दिखाने को तैयार होता है, ठीक है। और जब कैलाश सांप दिखा ही रहा होता है तो उस क्रम में क्या होता है कि भाई कैलाश ने, देखो इस क्रम में फिर एक और घटना घटती है। क्या घटना घटती है तो वो पढ़ के समझना पड़ेगा। देखो कैलाश ने सांपों के दरबे के पास जाकर माऊ भर एक प्रकार का बाजा बजाया तथा एक एक कर सभी सांपों की बाजीगरी दिखाने लगा। मित्रों के यह कहने पर कि इनके दांत तोड़े हुए हैं, उसने मित्रों को विश्वास दिलाने के लिए जहरीले नागों की गर्दन दबाई और जोर से दबाता चला गया, जिससे नाग का मुंह खुल गया और उसने अपने मित्रों को उसके दांत दिखा दिए। तब कैलाश के द्वारा छोड़े दिए जाने पर घायल सर्प ने उसे डस लिया। जड़ी बूटी
पीस कर पिलाए जाने पर भी कैलाश की हालत बिगड़ती गई। कोई दवा काम नहीं कर रही थी। कुछ देर पहले ही जहां उत्सव का माहौल था, अब वहां रोना पीटना शुरू हो गया था। तो देखो बच्चा, होता यह है कि कैलाश जो है वो अपने दोस्तों को सांप दिखाता है। अब देखो, हमेशा से ये युवाओं की प्रकृति होती है कि हम कोई चीज दिखाएं तो हमारे दोस्त उसमें कमी निकालना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही कैलाश के एक दोस्त ने कह दिया कि अरे तुम सांप तो दिखा रहे हो, पर सांप में दांत नहीं होंगे, ठीक है, इसलिए दिखा रहे हो। अब कैलाश भी सोचने लगा भाई ऐसी बात नहीं है, दांत हैं। तो दोस्त ने कहा प्रूफ करो। भाई उसने दांत जो है सांप को ऐसा पकड़ा और बहुत जोर से दबाया। जैसे ही सांप का गला दबाया, सांप ने मुंह खोल दिया और उसके दांत दिखाई दे गए। पर जैसे ही कैलाश ने उसको वापस छोड़ा तो सांप ने उसे काट लिया। सांप को थोड़ी ना पता है कि तुम दांत दिखाने के लिए मुंह खुला रहे हो या फिर मुझे मारने के लिए। तो उसी तरीके से उसने, सांप ने जो है वो कैलाश को काट लिया। और जैसे ही कैलाश को काटा, भाई कैलाश का तो होश फाख्ता, सारे लोगों के होश फाख्ता। तरह तरह की जड़ी बूटियां दी गई, तरह तरह का इलाज किए गए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब देखो कहानी में आगे क्या होता है। तब लोगों ने झाड़ फूंक व तंत्र मंत्र द्वारा इलाज करवाने को कहा। तब डॉक्टर चड्डा ने कहा कि चाहे कोई मेरी सारी दौलत ले ले, लेकिन मेरे पुत्र को ठीक कर दे। एक झाड़ने वाले को बुलाया गया, लेकिन कैलाश की हालत देखकर उसने इलाज करने से मना कर दिया। तब दूसरा व्यक्ति बूढ़े भगत को बुलाने के लिए चला गया। वे बूढ़े पति पत्नी जैसे तैसी अपनी गरीबी में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। तभी उस व्यक्ति ने आकर डॉक्टर चड्डा के बेटे को सांप के काटे जाने की बात बताई तथा उसे झाड़ फूंक के लिए चलने को कहा। तब बूढ़े ने कहा कि ये वही डॉक्टर चड्डा है जिनके पास मैं अपने बेटे को लेकर गया था। उनके पैरों में अपनी पगड़ी रख दी थी, तब भी उन्होंने मेरे बेटे को एक नज़र देखा नहीं था। अब पता चलेगा बेटे का दुख क्या होता है। मैं इलाज के लिए नहीं जाऊंगा। ठीक है। तो देखो होता ये है कि कैलाश को जब सांप काट लेता है तो पहले तो दवाइयाँ दी जाती हैं। जब दवाइयाँ बेअसर हो जाती हैं तो ऐसा माना जाता है कि सांप के काटने का जो सबसे अच्छा इलाज है वो है झाड़ फूंक करवाना। ठीक है। तो ऐसा लोगों में प्रचलन है। तो भाई लोगों ने कोशिश की एक दो बार कि भाई झाड़ के देखें। एक झाड़ने वाले को बुलाया गया, लेकिन जब वो झाड़ता है तो अपने हाथ खड़े कर लेता है क्योंकि उसे कोई आराम नहीं लगता है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना, बूढ़े भगत को एक आदमी बुलाने के लिए जाता है और बताते हैं कि डॉक्टर चड्डा के जो लड़का है उसको सांप ने काट लिया है। अब भाई जब ये बात भगत सुनता है तो भगत ये कहता है ना कि भाई ये वही डॉक्टर चड्डा है ना जिसने पिछले कुछ समय पहले, यानी कि आज के कई साल पहले, मेरे बेटे का इलाज करने से मना कर दिया था। ठीक है। अब सोचो तो मैं क्यों जाऊंगा, इस तरीके से वो बात कहता है। ठीक है। पर बात यहाँ खत्म नहीं होती है। अब देखो कहानी के अंदर क्या होगा। ठीक है। तो फिर होता ये है कहानी के अंदर आगे कि भगत जो है वो एक मानसिक संघर्ष में फंस जाता है। मानसिक संघर्ष में कैसे, इस बात को समझो कि भाई एक तरफ तो वो चाहता है, क्या चाहता है कि डॉक्टर चड्डा का बेटा बच जाए। एक तरफ वह ये भी सोच रहा होता है कि यार इसने, इसके कारण मेरा बेटा मरा था, वरना आज मेरा बेटा जिंदा होता। ठीक है। तो इस तमाम तरीके का संघर्ष उसके अंदर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। फिर देखने में वो सोचता है कि यार वो क्या करे, कैसे जिए। ठीक है। और अपने पेशे को कैसे बचाए। तमाम तरीके की कश्मकश जो है वो पूरी रात चलती रहती है उसके दिमाग में। देखो जैसे यहाँ बताया भी गया है, बूढ़े भगत ने उसी व्यक्ति को वापस भेज दिया, लेकिन उसे चैन नहीं मिल रहा था। ऊपर से वह अपनी पत्नी से कह रहा था कि कुछ दिन बाद जाकर डॉक्टर चड्डा का हालचाल पूछूंगा कि बेटे का दुख कैसा होता है। यद्यपि मेरा बेटा बचने की हालत में नहीं था, किंतु उसने देखने से मना करके अपने पेशे के प्रति न्याय नहीं किया। बूढ़ा भगत बार बार उठता और फिर बैठ जाता। अंत में बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और वह यह सोचकर चल पड़ा कि देखूं पुत्र शोक में अमीर लोग कैसे रोते हैं। चलते चलते बूढ़ा भगत डॉक्टर चड्डा के द्वार पर जा पहुंचा और लड़के को दिखाने को कहा। डॉक्टर चड्डा ने कहा कि अब तो 3-4 घंटे हो चुके हैं, अब कुछ नहीं होगा, फिर भी चलकर देख लो। भगत ने लड़के को देखकर उसका इलाज शुरू कर दिया। सुबह होते होते कैलाश उठ बैठा। बूढ़े ने चिलम भी अपने तमाकू से पी और चुपचाप बिना कुछ कहे वहां से चला गया। ठीक है। तो देखो बेटा होता यह है कि
एक सरल इंसान जो होता है, एक सच्चा इंसान जो होता है, वो हमेशा अच्छाई की तरफ जाता है जिंदगी में, ठीक है। ये बात अलग है कि अच्छे लोग और सच्चे लोग अब आजकल धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, पर होता वही है कि बूढ़ा भगत बहुत अपने आप को समझाता है पर नहीं रोक पाता है, और बहाना बना के, चलो मैं भी देख के आता हूँ कि जब किसी का बड़े आदमी का लड़का मर जाता है तब क्या स्थिति होती है, ठीक है। तो ये कहकर अपने मन को तसल्ली देता हुआ वहां चल देता है। पर उससे भी आगे होता यह है कि जब वो पहुंचता है, डॉक्टर से कहता है कि भाई बताओ तुम्हारा बेटा कहाँ है। डॉक्टर कहता है कि 4-5 घंटे हो चुके हैं, पर फिर भी तुम चल के देख सकते हो, क्योंकि देखो आखिरी समय में ना आदमी उम्मीद बहुत पालता है। ये बात सच है कि जैसे जैसे कठिनाइयां आती हैं ना, आदमी वैसे वैसे उम्मीद बहुत पालने लगता है। तो वही उम्मीद थी कि डॉक्टर चड्डा कहते हैं कि भाई वैसे तो समय हो चुका है, 4-5 घंटे हो चुके हैं, पर एक बार तुम देख जरूर लो, ठीक है। तो भाई बूढ़ा भगत जो है वो ट्रीटमेंट करना शुरू करता है, वो देखता है, ठीक है। और धीरे धीरे जो है उसका जो मेहनत है, उसकी जो दवाई वो रंग लाती है, और कैलाश उठकर बैठ जाता है। स्वभाव जो होता है वो उठकर बैठ जाता है, ठीक होने लगता है। अब इस बीच ना एक चीज और बताया गया है प्रतीक, कि भाई बूढ़ा जो है वो चिलम भी जो है वो अपने उससे पीता है, ठीक है। तो इसका सेंस ये है कि पुराने जमाने में ना बेटा ऐसे लोगों का खाया पिया नहीं करते थे जिनसे बुराई हो जाया करती थी, ठीक है। आज भी वो परंपरा है गाँव के अंदर कि यदि कोई व्यक्ति से आपको अपना बुराई दिखाना है, ये दिखाना है कि नहीं मैं आपसे बुराई मान चुका हूं, तो उनका जो संबंध था ना, वो संबंध तो वैसा रहेगा। क्योंकि देखो गांव के अंदर एक परंपरा है कि कितना भी बुरा समय हो, सब लोग एक दूसरे से बातचीत तो किया करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, पर एक दूसरे के अंदर वस्तु का आदान प्रदान नहीं होता एक दूसरे के अंतर्गत, या एक दूसरे से कोई चीज लेते या देते नहीं। तो इस तरीके से पता चल जाता है कि भाई इनके अंदर बुराई है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, जो भगत होता है, वो चिलम भी अपने ही उससे पीता है और चुपचाप वहां से चल देता है जब कैलाश ठीक हो जाता है। फिर आगे बेटा ये होता है कहानी में कि भाई इसका तो हृदय परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब चड्डा उसे पहचान गए थे, कि डॉक्टर चड्डा जो होते हैं वो पहचान जाते हैं कि यार कई साल पहले जो है यही व्यक्ति आया था, और इसी के बच्चे का जो है मैंने ढंग से इलाज नहीं किया था, ठीक है। और इसी मेरा इलाज को ना करने के कारण जो है इसका बेटा मारा गया था, ठीक है। इस बात की उन्हें आत्मग्लानि हो जाती है, और जब आत्मग्लानि हो जाती है, ठीक है, तो वो सोचने लगते हैं कि अब किया किया जाए, ठीक है। तब तो ये सारी बातें होती हैं, और उन्हें ना इस बात की जीवन भर पर्यंत पछतावा भी होता है। फिर बाद में ना डॉक्टर चड्डा ये तय करते हैं कि चलो जो भी हुआ तो हुआ, पर अब वो जीवन भर दीन दुखियों की सहायता करेंगे, ठीक है, और एक अच्छे आदर्श पर जीवन जिएंगे। ये बात जो है डॉक्टर चड्डा मान लेते हैं, और उसी तरीके से जीवन जीने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है। और इसी के साथ जो होता है वो कहानी का अंत हो जाता है। अब जब कहानी का अंत तो हो ही गया, तो इसके बाद देखो बेटा 2 क्वेश्चन है जो आपके लिए लाया हूं। देखो यहाँ से ना जितना भी कोर्स वाला जो प्रश्न उत्तर है, जो सारी चीजें हैं, वो आपको डीपीपी के अंदर मिल जाएंगी, जो भी महत्वपूर्ण चीजें आपको इस चैप्टर से आने वाली हैं। पर कहानी को समझने के बाद ना यहाँ पर 2 क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में है, और इसके साथ साथ ना आप कहानी के दोनों अर्थ को भी समझ जाएंगे। एक तो वो अर्थ है जो कहानी के अंदर हमें देखने को मिलता है, और एक अर्थ वो होता है जो हमें समझना होता है। तो बेटा 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये जो है वो मेरी तरफ से आपको होमवर्क है। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, ठीक है, कि वास्तव में जो आपने कहानी को समझा और पढ़ा, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिल रही है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप भगत की जगह होते तो क्या वास्तव में आप क्या करते, या फिर जो भगत ने किया क्या आप वास्तव में वो करते। तो इन दोनों का प्रश्नों के जो उत्तर है बेटा वो आपको लिखकर बताने हैं, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर ही सकते हैं कि भाई मैं होता तो मैं क्या करता, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा इस चैप्टर को हमने समझा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।